तो दोस्तों, आज हम हाजिर हैं आपके बीच बिहार बोर्ड 12th क्लास के लिए। इस क्लास में आज हम एक बहुत ही शानदार कहानी को लेकर आए हैं और यह कहानी है प्रॉमिस। और यह कहानी के जो लेखक हैं वह जिलानी बानो ने इस कहानी को लिखा है। इस कहानी में हम बात करेंगे यह कहानी आखिर प्रॉमिस होता क्या है। हम लोग अक्सर जानते हैं प्रॉमिस का मतलब होता है वादा करना। अगर हम बात करें वादा करना, यानी अगर हम वादा किसी से किसी काम को करते हैं तो क्या हम कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, यही कहानी आज हम पढ़ेंगे। और यह कहानी बहुत ही शानदार होगा और ये सेशन आज जो होगा पूरी तरह से कंप्लीट कहानी होगा, यानी आज हम बुक के माध्यम से इस कहानी को एक्सप्लेन करेंगे। तो दोस्तों, हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी कहानी को। तो आज हम बात करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कि यह कहानी किसने लिखा है। यह जो कहानी है जिलानी बानो ने लिखा है कहानी। इस कहानी का जो मुसन्निफ है, जो राइटर है, वह है जिलानी बानो। और इस कहानी में हम देखते हैं कि 4 बेटे होते हैं। उन 4 बेटों का नाम अगर हम बात करें तो उन 4 बेटों का नाम, एक बेटे का नाम रशीद रहता है और दूसरे बेटे का नाम हमीद रहता है और तीसरे बेटे का नाम जमशेद और चौथे बेटे का नाम खुर्शीद रहता है। यानी जो ये कहानी लिखा गया है, यह कहानी अगर हम बात करें कि इसमें एक अम्मू रहती है, एक अम्मू, यानी इस अम्मू के 4 बेटे रहते हैं। और ये 4 बेटे जो होते हैं, पहले बेटे का नाम रशीद रहता है, दूसरे बेटे का नाम जमशेद, तीसरे बेटे का नाम खुर्शीद और चौथे बेटे का नाम हमीद रहता है। तो ये चारों बेटे ने प्रॉमिस किया था कि जब हम चारों बेटे मिलकर अपनी अम्मी से वादा करते हैं कि जब आप मर जाएंगी तो हम चारों बेटे मिलकर आपको कांधे देंगे। लेकिन वक्त हालात ऐसा बदला कि जब उनकी अम्मी का इंतकाल हुआ तो चारों बेटे में कोई नहीं पहुंच सका। इसलिए इस कहानी का नाम प्रॉमिस रखा गया है। और यह कहानी बहुत ही भावुक है। जब हम इस कहानी को एक्सप्लेन करेंगे तब समझ में आएगा कि आखिर यह कहानी कितनी जबरदस्त तरीके से जिलानी बानो ने पेश किया है। अगर हम बात करें कि अम्मू के जो हस्बैंड होते हैं वो वकील रहते हैं, तो ये दोनों लोग मिलकर सोचते हैं क्यों ना हम अपने बच्चों को एक अच्छी परवरिश करें, हम अपने चारों बच्चों को मिलकर, यानी चारों बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे ताकि वो अपने फ्यूचर को अच्छा कर सके। इसलिए उन्होंने अपने चारों बेटों को किसी को, यानी रशीद को अमेरिका भेज दिया जाता है, यानी रशीद इंजीनियर बन करके अमेरिका चला जाता है, जमशेद जो है न्यूयॉर्क चला जाता है और खुर्शीद जो है शिकागो चला जाता है। और ये रशीद जो है इंजीनियर रहता है, जमशेद भी इंजीनियर, खुर्शीद क्या बन जाता है, डॉक्टर बन जाता है। और बच जाता है कौन, हमीद। तो ये हमीद जो रहता है ये भारत में ही रहता है और भारत में ये मिनिस्टर की पद के लिए लड़ाई लड़ता है, यानी मिनिस्टर बन जाता है। और ये चारों बेटे अपने आप में इतने मशगूल हो जाते हैं, अपने कामों में इतनी व्यस्तता हो जाती है, इतनी बिजी हो जाते हैं कि जब अम्मू का इंतकाल होता है तो अपने, यानी उन चारों बेटों के पास समय नहीं रहता है कि जाकर कांधा दे दे। ये कहानी जिलानी बानो ने लिखा है। तो ये कहानी का सारांश था। अब हम कहानी को शुरू करेंगे और शुरू करने से पहले थोड़ा जिलानी बानो के बारे में हम जानेंगे कि जिलानी बानो का जन्म क्या हुआ था, कब हुआ था, कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था। तो दोस्तों, हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी कहानी को। यह कहानी जो है जिलानी बानो ने लिखा है। जिलानी बानो का जो पैदाइश है 14 जुलाई 1936 ईस्वी को बदायूं उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि जिलानी बानो का पैदाइश कब और कहां हुआ था, तो आप आंसर कर सकते हैं कि 14 जुलाई 1936 को बदायूं उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके वालिद जो थे अल्लामिया हैरत बदायूं के मुलाजिमत के सिलसिले में हैदराबाद मुस्तकिल और सुकूनियत इख्तियार की तो वो हैदराबादी हो गए। अगर हम बिहार के रहने वाले हैं तो आप हमें बिहारी बोल सकते हैं, अगर हम पंजाब के रहने वाले हैं तो आप हमें पंजाबी बोल सकते हैं। उसी तरह से इनके जो अब्बू जो थे वह हैदराबाद में मुस्तकिल हुए और वहीं पे उन्होंने सुकूनियत जो इख्तियार किया, इसलिए वहां पे वो हैदराबादी कहलाने लगे। यानी ये लोग क्या कहलाने लगे, हैदराबादी कहलाने लगे।
ठीक है। अब हम कहें इनके वालिद जो है उर्दू और फारसी के शायरी के साथ साथ आलिम दीन भी थे। इनके जो अब्बू जो थे यानी जिलानी बानो के जो अब्बू थे वो शेरो शायरी तो करते ही थे, साथ में साथ आलिम दीन भी थे, यानी दीन का इल्म रखते थे। अगर हम बात करें, उन्होंने अपने 7 बच्चों की परवरिश में खुसूसी दिलचस्पी ली, यानी जिलानी बानो के जो अब्बू थे यानी 7 बच्चों की परवरिश किए थे, यानी अपने 7 बच्चों को बहुत ही अच्छी तरबियत, बहुत ही अच्छी उन्होंने देखभाल किया था। जिलानी बानो की जो तालीम है वह एमए तक है, यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स तक उन्होंने पढ़ाई किया था। उन्होंने बेशतर इम्तिहान पर प्राइवेट में ही पास किए थे, यानी अगर उन्हें कहा जाए जो जिलानी बानो जो थी वो बेशतर एग्जाम जो थी वो प्राइवेट से ही पास की थी, न कि गवर्नमेंट से पास की थी। ठीक है। इब्तदा में यानी शुरुआत में उन्होंने शबा बदायूनी के नाम से शायरी की, यानी शुरू जब की ना तो उन्होंने एक शायरी लिखी थी सबा बदायूनी के नाम से, यानी सबा बदायूनी के नाम से उन्होंने एक शायरी भी लिखा। उन्होंने मौसीकी और मजदूरी का भी शौक रखा, यानी उन्होंने म्यूजिक यानी मौसीकी का मतलब होता है म्यूजिक से उनकी काफी दिलचस्पी थी, उन्होंने रहा। लेकिन वह अफसाना निगार और नावल निगार के तौर पर मशहूर हुए, यानी वो म्यूजिक से तो ताल्लुक रखती ही थी, लेकिन वो जो थी अफसाना निगार से सबसे ज्यादा लोग उन्हें जाने और पहचाने और उन्हें कबूल भी किया गया, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छे अफसाने और बहुत ही अच्छे नावल भी लिखी। तो अफसाना का मतलब होता है कहानी और नावल का मतलब होता है साहित्य। अगर हम साहित्य की बात करें तो लिटरेचर जानते हैं और अफसाना को हम स्टोरी के नाम से जानते हैं। यहाँ पे देखिए 1959 में उनकी शादी मशहूर अदीब डॉक्टर अनवर मोल्लिम से हुई थी, यानी इनकी जो शादी हुई थी 1959 में इससे शादी हुई थी, तो डॉक्टर अनवर से शादी हुई थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जिलानी बानो की शादी कब और किससे हुई थी, तो आपका जवाब होगा 1959 में। तो किससे हुआ था, तो डॉक्टर अनवर मोल्लिम से शादी हुई थी। कह रहे कि रोशनी के मीनार, ठीक है, रोशनी के मीनार, निर्वाण, पराया घर, रात के मुसाफिर, रोज का किस्सा, ये कौन हंसा, तैराक, शी औरत, सच के सिवा, बात फूलों की, यानी बात फूलों की, इनके अफसाने मजमूए हैं। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जिलानी बानो के अफसाने मजमूए कौन कौन से हैं, तो हमने इतने सारे अफसाने मजमूए पढ़ा, तो इसको एक बार अच्छा से लिख लेंगे और याद कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। वहां पे देखेंगे कि उनका जो नावल है ना, दीवानी गजल और बारिश संग, यानी इनके 2 गजलें हैं। कितनी गजलें हैं? 2 गजलें हैं। जिलानी बानो की 2 नावल है और 2 नावल का नाम क्या है, तो दीवानी गजल और बारिश संग। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि जिलानी बानो के 2 नावल कौन कौन से हैं। आप बताइएगा कि एक का नाम है बारिश के संग और दूसरे का नाम है दीवाने गजल। ठीक है। नगमे का सफर और जुगनू के सितारे, जुगनू और सितारे उनके नाविलट है, यानी ये भी क्या है, नावल ही है। उन्होंने कृष्णचंद्र पर मोनोग्राफी भी लिखा था, यानी उन्होंने, यानी अगर हम कहें जिलानी बानो बहुत ही बड़ी एक राइटर थी और अफसाना निगार थी, नावल निगार थी, नावल लिखी थी, फिर उसके साथ साथ उन्होंने मोनोग्राफी भी लिखा था। और वो मोनोग्राफी किस पे लिखा था, तो वह मोनोग्राफी कृष्णचंद्र पे उन्होंने लिखा था। बच्चों के अदब और तराजिम से भी उनकी दिलचस्पी रही थी, यानी बच्चों के अदब से, यानी ये काफी दिलचस्पी रखती थी कि बच्चों को अदब कैसे सिखाया जाए, और दुनिया के मुख्तलिफ जबानों की तख्लीकात के तर्जमे भी किए थे उन्होंने, यानी उन्होंने बहुत ऐसी जबानें हैं जो उसको ट्रांसलेट किए थे, बहुत ऐसी भाषा है जिस भाषा को उर्दू में इन्होंने ट्रांसलेट किया था। कौन? तो जिलानी बानो। ठीक है। उन्होंने मोदी गालिब अवार्ड, यानी मोदी गालिब अवार्ड से इन्हें नवाजा गया था। कुल हिंद कौमी हाली अवार्ड से भी नवाजा गया था। नकुश अवार्ड से भी नवाजा गया था। सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड से भी नवाजा गया था, और भी बहुत सारे इन्हें अवार्ड से सरफराज किया गया था। वह आज भी अपने तख्लीकी कामों में पूरी तरह से सरगर्म है, यानी आज भी वह पूरी तरह से यानी लिखने पढ़ने में सरगर्म है। ठीक है दोस्तों, हमने कुछ जिलानी बानो के बारे में जाना। क्या आप यहाँ से 2-4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं ना? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से बनते हैं।
तो दोस्तों अब हम शुरू करेंगे प्रॉमिस, यानी आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉमिस, यानी यह एक बहुत ही शानदार कहानी है और यह कहानी हमें सच में भावुक कर देती है। जब इस कहानी को हम पढ़ेंगे तो कहीं पे ऐसा लगेगा कि सच में जो दुनिया है ना बहुत ही काफी क्या ही कहा जाए। ठीक है दोस्तों, तो अब हम शुरू कर रहे हैं अपनी कहानी को। तो अब हम शुरू करेंगे कहानी यानी प्रॉमिस। तो प्रॉमिस में यानी ये जो है ना साहित्य है, और ये साहित्य जो है ना शुरू में तो हमने शुरू में एक बैकग्राउंड हमने दे दिया कि इस कहानी के जो मेन किरदार है अम्मू है। अम्मू के 4 बेटे होते हैं। चारों बेटे के नाम हमने बता दिया कि 3 बेटे, 2 बेटे इंजीनियर, 1 बेटे डॉक्टर और 1 बेटे मिनिस्टर बनने की ख्वाब रखता है और वो सच में मिनिस्टर बन जाता है। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं ये प्रॉमिस जो है, यानी अपने अम्मी से ये लोग वादा करेंगे कि अम्मी आपके जब डेड बॉडी को जब उठाया जाएगा तो हम चारों बेटे मिलकर कंधे देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज प्रॉमिस, तो प्रॉमिस है ना, यानी कह रहे अम्मू अम्मू अभी आप बिल्कुल ठंडी पड़ गई हैं। यानी यह जो है ना कहानी थोड़ी सी लास्ट में है, बीच से शुरू होता है, हम शुरू कर रहे हैं यानी अम्मू अम्मू अभी आप बिल्कुल ठंडी पड़ गई है। यानी चारों बेटे थे वहीं पे, यानी उन लोगों को लगा कि अम्मी जो है पूरी तरह से यानी अब ठंडी पड़ गई है, यानी जान निकल गया है। ठीक है, आगे लाइन देखिए, कह रहे हैं हम समझे कि अम्मू के आसपास खड़े उनके तीनों बेटे, यानी कितने बेटे थे? तीनों बेटे थे। एक बेटा जो था मिनिस्टर वह इसमें शामिल नहीं था, यानी उससे समय नहीं मिला था जिसकी वजह से वो आए। यानी हम समझे कि यानी ये तीनों बेटे समझे कि अम्मू जो है, यानी अम्मू क्या हो गई है? ठंडी पड़ गई है, यानी अब उसके बदन से रूह निकल चुका है। यानी कह रहा है कि उनकी बीवियां, यानी तीनों बेटे भी थे और तीनों बेटों की बीवियां भी उनके साथ थी। उनके बच्चे सब घबरा गए, यानी अब सारे लोग घबरा गए कि अब अम्मू क्या हो गई? अब अम्मू इस दुनिया छोड़ करके चली गई। ठीक है, आगे देखिए, कह रहे कि अम्मू जिंदा है। हम समझे कि हमने उनके मरने का दुख इतनी आसानी से सह लिया, लेकिन रियल में क्या था? यानी उन तीनों बेटे और बहू जो थी वो लोग खड़े थे एक जगह और अम्मू सोई हुई थी। तो इन लोगों को लगा कि अम्मू शायद क्या हुए, इस दुनिया फानी से रुखसत कर गई है। लेकिन वो तीनों जो बेटे थे, वो तीनों बेटे क्या हुए कि अब ये लोग खड़े होकर के देख रहे थे। अब इन लोगों को एहसास हो गया कि अब अम्मू इस दुनिया को छोड़ के चली गई तो सारा बोझ हमारे ऊपर आ जाएगा। तो लेकिन अम्मू जो ऐसा था, अम्मू अभी मरी नहीं थी, वह जिंदा थी। यानी हम समझे कि हमने उनके मरने का दुख इतनी आसानी से सह, यानी अम्मी इतनी जल्दी मर गई कि हम लोग को सारा दुख दे करके चली गई। ठीक है, आगे समझ में आ रहा ना? अरे अम्मू शव की तरफ बड़े दुख के साथ देख रही थी। यानी अम्मू जो थी ना वो तो बेड पे लेटी हुई थी, क्योंकि अम्मू को ना कैंसर हो गया रहता है। तो अम्मू जो थी ना देख रही थी, अपने बहुत ही मासूमियत के साथ देख रही थी, हमारे बेटे बहू जो है और उनके बच्चे जो है एक साथ खड़े हैं और उन्हें लग रहा है कि हम क्या इस दुनिया फानी से रुखसत कर चुके हैं, जबकि वो अभी जिंदा थे। उनके सबसे बड़े बेटे ने कितनी जल्दी सफेद कपड़े डालकर अम्मू के मुंह में छुपाना चाहा। यानी उसके जो अब्बू थे ना, यानी उसके बड़े बेटे जो थे, वह हमें क्या किया कि वह एक सफेद कपड़ा यानी कफन का कपड़ा लेकर के आया और बहुत ही जल्दी क्या किया कि उसके अम्मू जो सोई हुई थी ना तो उसके ऊपर बिछाने की कोशिश किया। लेकिन अम्मू क्या करती है ना, खांस देती है। जैसे खांसती है ना तब लगता है कि नहीं अम्मू अभी जिंदा है। ठीक है, कहानी समझ में आ रहा है ना? कह रहे हैं कि बड़े बेटे ने कितनी जल्दी से सफेद कपड़े डाल दिया कि अम्मू ने मुंह छुपाना चाहा। अगर अम्मू हाथ खड़ा उठाकर चादर ना हटा देती, अगर अम्मू जो थी अगर जैसे सोई हुई थी ना वो बेड पे, जब वो बेड पे सोई हुई थी तो उनके तीनों बेटे जो थे वो खड़े थे। तो अब इन लोगों को लगा कि अम्मी जो है इंतकाल कर गई, लेकिन अम्मू जो थी, अम्मू अभी मरी नहीं थी, अम्मू अभी जिंदा थी। लेकिन वो जो उनके जो तीनों बेटे थे, उन बड़े बेटे जो थे वो कफन लेकर के सोचे कि किस तरह से चादर ला करके बिछा दिया जाए, जबकि अम्मू जो थी अपने हाथ को क्या कर दी, बाहर निकाल दी। अगर वो बाहर नहीं निकालती ना तो उसके ऊपर चादर वो लोग बिछा देते और समझ जाते कि अम्मू मर गई होती, और रूम में जाते और रूम में जाकर के कब्र तदफीन करने की तैयारी करते। कहानी यहां से शुरू होता है। ठीक है, कह रहे ना कि अगर
मुंह हाथ उठाकर चादर न हटा देते तो शायद वह सब दूसरे कमरे में जाकर दफन करने की तैयारी में शुरू कर देते। अगर अम्मू अगर हाथ बाहर नहीं निकालती तो इन लोगों को लगता कि अम्मू तो मर गई। जब अम्मू मर गई तो फिर वो लोग क्या करते, दूसरे रूम में जाते और जा करके उनकी दफन करने के लिए इंतजाम करते। ठीक है, कह रहे वह सब नजरें झुकाए खड़े थे, यानी तीनों बेटे जो थे और उनकी जो बहुएं थी वो क्या कर रही थी, वो वहां पे खड़ी थी और खड़े होकर के वहां पे नजरें झुका करके खड़ी थी। कह रहे कि जैसे अम्मू ने देख लिया कि उनके मरने पर किसी की आंख में एक आंसू 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 भी ना निकल सके, यानी अम्मू ने इस चीज को रियलाइज कर लिया कि अभी तो हम जिंदा है तो हमारे जिंदा है तो इन्हें लगा कि ये तो मर चुकी है। मरने के बाद भी इन लोगों के आंख में एक आंसू का कतरा तक नहीं आया। तो अब उस अम्मू को लग गया कि हमारे बेटे जो हैं और हमारी जो बहुएं हैं वो हमारे लिए कभी आंख से आंसू नहीं निकाल सकती है, क्योंकि इन लोगों को तो लग गया था कि ये तो मर गई है, लेकिन अभी तो जिंदा थे। ठीक है, अब अम्मू को एहसास हो गया। ठीक है, 2 बरस हो गए। कितने साल हो गए? 2 बरस हो गए जब डॉक्टर ने कहा था कि कैंसर अम्मू के सारे बदन में फैल गया है, यानी अम्मू जो थी उसके पूरे बदन में कैंसर फैल गया था। और ये कितने साल पहले? 2 बरस पहले की बात है। 2 बरस पहले डॉक्टर बोल दिया था कि अम्मू जो है, यानी उन्हें क्या हो गया है, उन्हें कैंसर हो गया है, किसी भी वक्त उन्हें कुछ भी हो सकता है। यानी डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि अम्मू के बदन में जो कैंसर है पूरी तरह से फैल चुका है, उन्हें कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब ये देखें, जब से ये बात उन दोनों बहुओं ने सुनी थी वह अम्मू का ज्यादा ख्याल रखने लगी थी। यानी जब से ये बात सुनी थी ना तो अम्मू का ज्यादा ख्याल रखने लगा था लोग कि अम्मू को किसी तरह से ठीक कर दिया जाए, क्योंकि अब तो अम्मू का ऐसे भी जाना तय है, क्योंकि डॉक्टर ने जवाब दे दिया है कि पूरे बदन में कैंसर फैल चुका है। और जब कैंसर फैल चुका है तो अब उनका जाना पूरी तरह से तय है। तो अब घर पे जब ये बात डॉक्टर ने कहा तो इनकी जो 2 बहुएं जो थी उन लोगों को लगा कि अम्मू का हमें ख्याल रखना चाहिए। ये बात कब की है? तो 2 बरस पहले की है। हर महीने फोन पर अम्मू की खैरियत पूछते। यानी अब जो बेटे जो थे वह तो घर से बाहर थे ना, 2 बेटे अमेरिका रहते हैं, एक शिकागो और एक इंडिया में ही रहते हैं। जो इंडिया मुंबई में रहते हैं और वो क्या करते हैं, वो मिनिस्टर की तैयारी करते हैं। ठीक है, तो अब जो बेटे बाहर रहते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, अपनी अम्मी से हर महीने फोन पर खैरियत पूछ लेते हैं कि अम्मी कैसी हैं, क्या कर रही हैं, दवा खाई या नहीं खाई, दवा अगर नहीं खा रही है तो टाइम से खाएं। ठीक है, अब अम्मू के अब देखें, दूसरी बहू जो थी अमेरिका थी। यानी ये जब ये लोग इंजीनियर बन गए, ये डॉक्टर बन गए, तो अपने पत्नियों को लेकर के ये लोग कहां रवाना हो गए, अपने पत्नियों को लेकर के अमेरिका चले गए। ठीक है, कोई शिकागो चला गया और अम्मू बस घर पे ही बच गई। ठीक है, अब अम्मू घर पे बच गई तो इन लोगों ने मिल करके एक नौकर को रख दिया था कि आप इनके लिए खाना बनाना, सौदा मार्केट से लाना, खाना बना करके खिलाना, टाइम से वक्त पे दवा देना। ठीक है, तो इनका नाम था ख्वाजा बी। यानी ख्वाजा बी का काम क्या था, अम्मू की देखभाल करना। कहानी समझ में आ रहा है ना? यानी एक अम्मू रहती है, अम्मू के 4 बेटे होते हैं और चारों बेटे अपने अपने नौकरी, अपने अपने जॉब पे वो लोग लग जाते हैं और एक बच जाती है, कौन, उसकी अब उसके जो बहू होती है वो सब भी अमेरिका चली जाती है उनके साथ। अब घर में अकेली बच जाती है, क्योंकि इनके जो हस्बैंड थे वो भी क्या होते, वकील थे और वो मर जाते हैं। बच जाती है अम्मी, और यही हो जाता है कि अब अम्मी की देखभाल करे तो कौन करे, तो उसके लिए इन चारों बेटे मिल करके एक दाई को रख देते हैं और बोलते हैं कि आप टाइम टाइम से दवा दीजिए। ठीक है, अब ये दवा देने के काम करती है कौन, बीवी, ख्वाजा भी बोलती है। करे वह इंडिया की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकती। देखिए, अब जो दूसरी बहू जो थी कहाँ की थी, तो अमेरिका की थी, तो इंडिया की गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। यानी अमेरिका में वो रह रही है क्योंकि उन्हें इंडिया की गर्मी क्या हो रही है, बर्दाश्त नहीं हो रही है। ठीक है, आगे देखिए, फिर वह भी हर साल आती, यानी गर्मी बर्दाश्त नहीं होता फिर भी मजबूरन उन्हें आना पड़ता, क्योंकि घर में कौन है, सासू माँ है, तो सासू माँ को देखभाल करने के लिए तो आना ही पड़ेगा।
कहां से? तो अमेरिका से। ठीक है, कह रहा है कि किसी 5 स्टार होटल में ठहर जाती थी। अच्छा, इंडिया की गर्मी इतनी थी कि उन्हें इंडिया की गर्मी क्या हो रही है, बर्दाश्त नहीं हो रही। किसे? यानी उनकी बहू को। तो और जब अमेरिका से जब इंडिया आती, तो जब इंडिया आती तो किसी 5 स्टार होटल में रहती थी, घर में नहीं रहती थी, 5 स्टार होटल में रहती। और होटल में रहने के बाद वो क्या करती कि 5 स्टार होटल में रहती और वहां पे ठहरती, और जब वक्त मिलता ना तो आकर के घर का चक्कर लगा लेती थी। वही लाइन है यहाँ पे। हैदराबाद की सैरो तफरी से फुर्सत मिलती तो किसी दिन अम्मू की मिजाज परस्ती भी कर लेती थी। यानी जब उसे कुछ वक्त मिलता, यानी जब उसे कुछ समय मिलता, तो वह क्या करती, आती और अम्मू की देखभाल क्या करती, कर लेती थी। तीनों बेटे उनके इलाज के लिए बड़ी पाबंदी के साथ डॉलर और रियाल भेजते थे। ध्यान दे, अब जो लोग विदेश रहते हैं थोड़ा सा ध्यान दे कि तीनों बेटों जो है उनके इलाज के लिए बड़ी पाबंदी के साथ डॉलर और रियाल तो भेजते थे। यानी पैसे की कमी नहीं थी, पैसे खूब भेजते थे। लेकिन एक वक्त होता है ना कि माँ बाप को कब पैसा चाहिए और कब साथ चाहिए। यहाँ पे माँ को क्या चाहिए, तो सहारा चाहिए था। लेकिन यहाँ पे क्या मिल रहा है, तो डॉलर मिल रहा है और रियाल मिल रहा है। यहाँ पे सहारा नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे लिखा है तीनों बेटों जो थे उनके इलाज के लिए बड़ी पाबंदी के साथ डॉलर और रियाल भेजते थे। अम्मू के लिए बहुत अच्छा डॉक्टर, बेहतरीन इलाज। यानी देखे ना, अम्मू को तो कैंसर पूरे बदन में फैल चुका है, अब उन्हें पैसे दिए जा रहे हैं, अब उन्हें डॉलर और रियाल दिए जा रहे हैं। ठीक है, और अच्छे डॉक्टर के इंतजाम किए गए हैं। छोटा मोटा डॉक्टर नहीं, अच्छे डॉक्टर का इंतजाम भी कर दिया गया है। और एक दाई को भी रख दिया गया है ताकि समय समय से खाना दे, समय समय से इलाज करे, दवा दे, समय समय पे इलाज हो। ठीक है, घर में हर तरह का आराम था, घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। दिन रात खिदमत करने वाली ख्वाजा भी जैसे दूर बैठी बहू के इनाम कराम से नवाज रहती थी। यानी जो बहू थी उन लोगों ने मिल करके एक ख्वाजा भी को रख दिया था कि तुम ये पैसा लो, ये रकम लो, ये इनाम लो, और तुम हमारी सासू माँ की देखभाल क्या करना, करते रहना। ठीक है, कह रहे शिकागो में एक दिन सुबह सवेरे ख्वाजा भी का फोन आया। अब शिकागो में जो लड़का रहता था, तो शिकागो में जो लड़का रहता था वो था खुर्शीद। शिकागो में जो लड़का रहता था वह खुर्शीद था, और उसको फोन की कौन, तो ख्वाजा भी ने फोन किया और बोला कि अम्मू का तबीयत बहुत सीरियस खराब है। ठीक है, कह रहा है कि बेगम साहब की तबीयत बहुत खराब है। ये किसने कहा, तो ये कहा ख्वाजा बी ने। किससे कहा, तो शिकागो में जो लड़का रहता था, यानी अम्मू का जो लड़का रहता था, उसको फोन करके बोला कि बेगम साहब की तबीयत बहुत ही खराब है, डॉक्टर साहब बोले हैं उनके बेटों का फोन कर दो। डॉक्टर साहब बोल दिए हैं कि आप इनके बेटे को फोन कर दो, क्योंकि इन्हें कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए समय से पहले क्या हो जाए, हाजिर हो जाए। ठीक है, यानी फोन कर दे, सबको जल्दी आ जाओ बोल दो। यानी डॉक्टर ने कहा है कि चारों बेटों को बोल दो कि घर पे आ जाए, क्योंकि अम्मू को अब कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब सुनो, इस फोन से हमारे घर में हलचल मच गई। अब ये जो जिस शिकागो में जो लड़का रहता था उसके घर में, यानी अब इस फोन से पूरी तरह से हलचल मच गई कि आखिर अम्मी को इतना अभी क्या जरूरत था मरना, अभी डॉक्टर को ऐसा क्यों जरूरत था कहना, है ना, क्योंकि उन्हें तो अपने काम में मसरूफ रहते थे, उन्हें तो अपने माँ बाप से कुछ लेना देना था नहीं, बस दिखावे के लिए करना था। कह रहे हैं कि उस फोन से हमारे घर में हलचल मच गई, सबके प्रोग्राम डिस्टर्ब हो गए। यानी उनके जो लड़के थे उनके प्रोग्राम में क्या हो गए, डिस्टर्ब हो गए। अफवाह अम्मू हमेशा इसी तरह परेशान करती थी। यानी अब ना इन लोगों को लग रहा है कि अम्मू जो है हमें परेशान कर रही है, फोन करके परेशान कर रही है। अम्मू ख्वाजा भी से बोली होगी, ख्वाजा भी मेरे बेटे को फोन कर दो और बोल दो कि अम्मू को कुछ भी हो सकता है। इन लोगों को ये लग रहा था, लेकिन रियल में डॉक्टर ने कहा था कि आपके बेटे की क्या हो गई है, पूरी तरह से तबीयत खराब हो गई है। यानी आपकी डॉक्टर ने बोल दिया था कि उनके बेटे से बोल देने के लिए कि उनकी माँ की पूरी तरह से अब कभी भी इन्हें कुछ भी हो सकता है। भला ये कोई मौसम है? अब इन लोगों को लगा कि अरे इतनी गर्मी में अम्मू को जाना इतनी जल्दी जरूरी था, ये कोई मौसम है वहां जाने के लिए? ठीक है, कह रहा है कि या जाने का, गर्मी के मारे मर जाएंगे हम सब। उनकी बहू नसीम घबरा गए।
अब उनके बहू जो थी, उनके बहू का क्या नाम था? नसीम। अब वो जो थी ना, जो शिकागो में रहती थी, शिकागो में फोन की ख्वाजा भी कि सुनिए आप लोग जितना जल्दी हो सके घर आ जाएं, क्योंकि अम्मू पूरी तरह से अब क्या हो गई है, अब डॉक्टर बोल दिया कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ पे जो शिकागो में नसीम जो रहती थी, उसकी बहू का नाम था नसीम। तो अब जो ये नसीम रहती थी, तो इनको लगा कि इतनी गर्मी है और इतनी गर्मी में हम कैसे इंडिया जाएंगे, वहां पे हम जाएंगे तो हम ही मर जाएंगे। इन लोगों को गर्मी का टेंशन हो रहा है। ये ना फोन कट गया, हेलो हेलो करके फोन कट जाता है। अब ये चारों तरफ से फोन आने लगा, चारों तरफ से फोन आने लगा। अब न्यूयॉर्क में कौन रहता था? जमशेद। न्यूयॉर्क में कौन रहेगा? जमशेद। अब न्यूयॉर्क में जमशेद, यानी शिकागो से फोन गया कहाँ? न्यूयॉर्क, जमशेद के पास। देखो जमशेद, ऐसा हुआ है कि अम्मी का बहुत सीरियस तबीयत खराब है, ऐसा है कि हम लोगों को कहाँ जाना होगा? घर जाना होगा। ठीक है। अब कह रहे हैं भाभी जान, ख्वाजा बी का फोन आया था, यानी भाईजान, यानी वहां से शिकागो से फोन किया कहाँ? न्यूयॉर्क में। बोला कि भाईजान ख्वाजा बी का फोन आया है, अगर हो 24 घंटे, मतलब डॉक्टर बोला है कि 24 घंटे अल्टीमेट दिया है कि 24 घंटे के बाद कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे इस वक्त लीव लेना बहुत मुश्किल है। अब इन्हें लीव लेना मुश्किल है क्योंकि वो कहाँ रहते हैं? अमेरिका में। और ये अमेरिका में यानी न्यूयॉर्क में रहते हैं, और शिकागो से फोन जाता है जमशेद के पास। जमशेद देखो ऐसा करते हैं कि अम्मी का बहुत ज्यादा सीरियस तबीयत खराब हो गया है, हमें अब अभी भाईजान फोन आया था घर से, अगर क्या होगा कि अगर हम लोग घर नहीं जाएंगे तो अम्मी को कभी भी कुछ भी हो सकता है, और इस तरह से यहाँ पे हमें अभी लीव लेना यानी छुट्टी लेना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, आगे देखिए, कहानी समझ में आ रहा है ना? देखिए, लेकिन जमशेद कह रहा है तुम्हें याद है कि हम सब अम्मू से प्रॉमिस किया था कि हम चारों भाई मिलकर उनको डेड बॉडी उठाएंगे। ये तो है कहानी का लाइन, यानी यह लाइन जो है, यानी चारों भाई मिल करके वादा किए थे कि हम लोग चारों भाई मिल करके अम्मी का डेड बॉडी को क्या करेंगे? ठीक है, यही है कहानी का मेन नाम जो होता है, प्रॉमिस। यानी इन लोगों ने, चारों बेटों ने मिलकर के वादा किया था कि हम चारों बेटे मिल करके अम्मी को क्या करेंगे, यानी हम कंधा देंगे। ठीक है, आगे देखें। इसलिए हमें जाना पड़ेगा, यानी जमशेद कह रहा है कि हम इसलिए जाना पड़ेगा क्योंकि हमने अम्मू से वादा किया था कि हम जब आपकी डेड बॉडी को हम लोग चारों भाई मिलकर के कंधा देंगे, इसलिए हमें क्या होगा? न्यूयॉर्क से कहाँ आना होगा? इंडिया आना होगा। रशीद ने उसे समझाया। अब रशीद क्या है ना, समझाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, रशीद जो है शिकागो में रहता है, फिर मुंबई में कौन रहता है? तो मुंबई में हमीद रहता है। तीसरे भाई खुर्शीद का फोन आ जाता है। ठीक है, फिर मुंबई से हमीद फोन करेगा, और फिर तीसरा जो भाई है उसका नाम था खुर्शीद। क्या नाम था? खुर्शीद। आप यहाँ पे देखें, थोड़ा सा यहाँ पे हम समझा दिए। पहले बेटे का नाम रशीद, दूसरे बेटे का नाम जमशेद, तीसरे बेटा का नाम खुर्शीद, चौथे बेटा का नाम हमीद। और हमीद जो है इंडिया में रहता है, खुर्शीद जो है शिकागो में रहेगा, जमशेद जो है न्यूयॉर्क, और रशीद कहाँ रहेगा? अमेरिका। चलिए अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। कह रहे हैं कि रशीद ने उसे समझाया, फिर मुंबई तीसरे भाई खुर्शीद का फोन आया। तीसरे भाई का फोन आया, किसका? तो खुर्शीद का फोन आया, भाईजान हम सब मिलकर अमेरिका तफरीह करने जा रहे हैं। यानी आपस में लोगों ने बात किया कि भाईजान हम सब मिलकर अमेरिका तफरीह करने जा रहे हैं। अब किसी को भी साथ ले जाओ तो इंडिया में गर्मी बहुत है, यानी अभी भी इंडिया में क्या है? बहुत ज्यादा गर्मी है। ठीक है, यानी इन लोगों को गर्मी का डर है। आप वहां किसी 5 स्टार होटल में हमारे लिए रजिस्ट्रेशन करा दीजिए, रिजर्वेशन करा दें। अब देखें यहाँ पे ये लोग इंडिया में भी आएगा, ये लोग क्या करेंगे? ये लोग आएंगे इंडिया में और आकर के यहाँ पे एक 5 स्टार होटल में रिजर्वेशन कराएंगे ताकि वो लोग रहें। बेटा माँ क्या थी? पढ़ी लिखी थी। पिताजी जो थे वकील थे। अब वकील होने की हैसियत से सोचे कि हम अपने चारों बेटे को अच्छे तरबियत, अच्छे इल्म से इन्हें मामूल कर दे, ताकि ये कहीं भी जाए तो इन्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। लेकिन बेटे को तो इंजीनियर और डॉक्टर तो बना दिए, लेकिन एक अच्छी तरबियत इन लोगों को नहीं मिलने की वजह से, जिसकी वजह से ये अपने माँ बाप को ऐसे तर्क करते हैं, इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखें, हाँ भाई, मेरे भी इस मौसम में इंडिया जाना बहुत मुश्किल है। अब दूसरा भाई बोला कि हाँ यार, इंडिया जाना अभी क्या है? मुश्किल है।
अम्मू अच्छी भली होगी, जरा दिल घबराया होगा तो ख्वाजा भी से फोन करा दिया होगा। अब इन लोगों को ये लगा कि अम्मू को जब मन नहीं लग रहा होगा, अम्मू को थोड़ा सा सीरियस हो गया होगा, ठीक है तबीयत खराब है हम मानते हैं इस बात को, लेकिन छोटी सी और कुछ बीमारी बड़ी होगी तो शायद बोली होगी ख्वाजा भी से कि बोल दो बेटा से मेरे फोन करके जल्दी से जल्दी आ जाए। इन लोगों को क्या लगा, ये बात लग रही थी। खुर्शीद, अब ये खुर्शीद कह रहा है मैंने अभी डॉक्टर आरिफ से बात की, यानी डॉक्टर का नाम क्या था, डॉक्टर का नाम आरिफ। अब खुर्शीद बोला कि हमने डॉक्टर आरिफ से अभी हमने बात किया था और डॉक्टर आरिफ कह रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे बच सकते हैं, यानी अम्मू की बस अल्टीमेट कितना घंटा है, 24 आवर्स। यानी कहने का मतलब क्या है, यानी अम्मू जो है 24 घंटा से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकती है। तो फिर मैं आ जाऊंगा, दिल्ली के एक सेमिनार इनविटेशन भी आया है। यानी खुर्शीद बोला ठीक है मैं तो इंडिया चला जाऊंगा, तो एक दिल्ली में जब दिल्ली में जाऊंगा तो वहां पे मुझे एक सेमिनार अटेंड करना है, ठीक है, यानी हमें वहां पे क्या करना है, एक सेमिनार अटेंड करना है। तो अरे फिर तो हम एक हफ्ते वापस में आ जाएंगे ना, डेड बॉडी लेकर के। पिंकी ने खुश होकर कहा। पिंकी कौन थी, तो खुर्शीद की वाइफ थी। तो खुर्शीद ने, पिंकी बोली कि हम लोग जाएंगे इंडिया तो वो ना एक सेमिनार भी अटेंड कर लेंगे और जाएंगे तो एक हफ्ते के अंदर फिर हम कहाँ आ जाएंगे, देश चले आएंगे। अब कह रहे ना हाँ बेबी, हम चारों भाइयों ने अम्मू से प्रॉमिस किया है, यानी वो अपनी वाइफ से बोला कि हाँ हम चारों बेटों ने मिल करके अम्मी से प्रॉमिस किया है कि जब आपकी डेड बॉडी को हम चारों भाई मिल करके क्या करेंगे, उठाएंगे। ठीक है, कह रहे प्रॉमिस किया है हम उनकी डेड बॉडी को उठाएंगे आफ्टर डेथ, यानी आपके मरने के बाद हम आपकी बॉडी को क्या करेंगे, उठाएंगे। पहले हम ये सारी बातें बता चुके हैं। कह रहा है कि बेबी ने मुंह बना लिया, यानी जो उनकी पिंकी जो थी पूरी तरह से मुंह बना ली, पूरी तरह से एकदम गुस्सा हो गई, हम नहीं जाएंगे। ठीक है, आगे देखो। कह रहे ग्रैंड मॉम ने अपने चारों बेटों के साथ जिंदगी उनके जवाय करने का कोई प्रॉमिस क्यों नहीं किया। यानी अब ये कह रही है ना, ये कह रही है, पिंकी बोल रही है, पूरा एकदम गुस्सा हो गई और ये बोल रही है कि ये लोग वादा किया है किस लिए, कंधे उठाने के लिए। इन लोगों को और भी वादा करना चाहिए कि हम यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे ये करेंगे, इन चीजों का इन लोगों ने वादा क्यों नहीं किया, ये लोग मरने का वादा क्यों कर लेते हैं। ठीक है, कहानी समझ में आ रहा है ना। अब कह रहे हैं ना, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। करे कि उलझी सांसों के दर्द को दिल में थामे, यही बात अम्मू सोच रही थी। यानी अब जो माँ होती है ना, अब वो बेचारी जो थी वह सासू को यानी दिल में दर्द थामे सोच रही थी, पता नहीं मेरा बेटा आएगा या नहीं आएगा, है ना। करे कि उलझी सांसों के दर्द को दिल में थामे, यही बात अम्मू भी सोच रही थी। सुनसान घर, खाली कमरे, सूना आंगन, यानी सुनसान घर था, घर में कोई नहीं था, घर में रहने के लिए कोई नहीं थे। खाली कमरे, रूम पूरा ऐसे खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, सूना आंगन, आंगन में कोई था ही नहीं। अंधेरे कमरे में अकेली लेटी वह दर्द से तड़प रही थी। कौन, क्योंकि अम्मू को क्या था, कैंसर था। क्या था, डॉक्टर ने 2 साल पहले ही बोल दिया था कि अम्मू को कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, कहानी में मजा आ रहा है ना। कह रहे अंधेरे कमरे में अकेली लेटी वह दर्द से तड़प रही थी, किसी दवा का असर नहीं होता, कोई दवा खा रही है कोई असर हो ही नहीं रहा है। ठीक है, बदन का कोई हिस्सा काबू में न था, यानी जो अम्मू जो थी उसका बदन का कोई भी हिस्सा उसके बस में था। एक वक्त आता है ना, ये हाथ, ये पैर, ये जबान काम करना बंद कर देते हैं, यानी वो इंसान जो होता है ना, अब वो अपने जिंदगी के आखिरी हिस्से में रहता है। इसलिए कभी भी इंसान को अपने ऊपर एटीट्यूड नहीं करना चाहिए, है ना। समझने की कोशिश करें, चले आ जाए। कह रहा है कि बदन का कोई हिस्सा काबू में न था, कांपते हाथ से पानी की बोतल उठाने की कोशिश करती तो सारा बिस्तर भीग जाता था। जब वो बिस्तर पे सोई रहती और ऐसे हाथ कांपता, जब वो पानी की गिलास लेती तो ऐसा होता कि वो गिलास की जो पानी के जो गिलास थे वह गिर जाता और क्या हो जाते, पूरे बदन पूरे बिस्तर पे वो पानी फैल जाता था। तो अब पानी जब गिरता ना तो पानी पानी कहकर चिल्लाती, ख्वाजा भी कहाँ मर गई, किसका फोन आया, दरवाजे पे कौन आया। अब ख्वाजा भी तो नौकर थी ना, ख्वाजा भी नौकर थी तो कुछ भी होता था, घर पे तो कोई था नहीं, न बेटे थे, न बहू थी, न उनके पोते थे। तो इस तरह से
यानी अब जब ये पानी लेती, हाथ तो काबू में था नहीं, जब वो बिस्तर पे पानी गिर जाता था तो क्या होता कि वो ख्वाजा भी करके चिल्लाते थे, क्योंकि ख्वाजा भी कौन थी, दाई थी, उसका सारा देखभाल करती थी, किसका, अम्मू का देखभाल करती थी। तो ना ख्वाजा भी कमरे बंद किए अपने मियाँ के साथ सोती रहती थी। करिए अब ये जो ख्वाजा भी जो थी वो कहते बूढ़ी को चिल्लाने दो, आदत हो गई है। यानी अब ये भी परेशान हो जाते थे कि एक औरत जो है कितना हमें परेशान करके रखी हुई है, इनके चारों बेटे ऐश कर रहे हैं, मजा कर रहे हैं पूरे जिंदगी में, और हमको यहाँ पे रख दी है और यहाँ पे हमें परेशान करके रखी हुई है। ये बात कौन कह रहा है, ख्वाजा भी कह रही है। ठीक है, ख्वाजा भी कह रही है बुढ़िया को चिल्लाने दो, आदत हो गई है उसे, मैं तो पागल हो जाऊंगी, यहाँ कोई दूसरा नौकरी ढूंढो वो जी। अब वो अपने हस्बैंड से कहती है, ख्वाजा भी कहती है कि अरे यहाँ से हम लोग चले, इनके जो बेटे हैं इन्हें छोड़ करके तो कहीं और मजा कर रहे हैं, और जाकर कोई अमेरिका घूम रहा है, कोई शिकागो घूम रहा है। लेकिन यहाँ पे जो ये जो बुढ़ी जो है ये यहाँ पे आप कोई अच्छा सा नौकरी ढूंढ ले ताकि हम लोगों की जिंदगी क्या हो जाए, आसान हो जाए। ठीक है, आगे देखें, कह रहे हैं कि हाँ, तो उनके मियाँ की वकालत बस यूं ही चलती रही। ठीक है, मगर अम्मू ने जायदाद बेचकर चारों बेटों को डॉक्टर इंजीनियर तो बना दिया। यानी अब ये ना ख्वाजा भी कह रही है कि जमीन जायदाद सब कुछ बेच करके अपने चारों बेटों को, किसी को इंजीनियर बना दिया, किसी को डॉक्टर बना दिया, किसी को वकील बना दिया। और तुम देखोगे कि यहाँ पे जो एक बेटा जो रहता है वह मिनिस्टर बन जाता है। ठीक है, लेकिन मिनिस्टर जो बनता है ना तो उससे इनके माँ बाप खुश नहीं रहते हैं, क्योंकि वो जो मिनिस्टर बनता है वह पढ़ाई लिखाई छोड़ करके, अपने माँ बाप की बातों को छोड़ करके वो मिनिस्टर बन जाता है। और मिनिस्टर कैसे बनता है, वो किसी का मर्डर करता है, और उस मर्डर में क्या होता है कि वो हाईलाइट हो जाता है, और जिससे हाईलाइट होने की वजह से उसे मिनिस्ट्री का पद दे दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं इसलिए माँ बाप उनसे दुखी रहते हैं, जिसका नाम रहता है हमीद, जो सबसे छोटा बेटा रहता है। कह रहा है कि अच्छी डिग्रियां मिलते ही उन सबके पंख निकल आए। ठीक है, सही बात है। यहाँ पे थोड़ी सी हमें ये कोशिश करनी होगी कि माँ बाप को, यानी डिग्री तो हम ले लिए, शिक्षा तो हम ले लिए, पैसा तो कमा लिए, लेकिन माँ बाप की भावनाओं को भी हमें समझना फर्ज है कि नहीं? क्या आप इस बात से सहमत है या नहीं? ठीक है, तो कह रहे हैं ना कि अच्छी डिग्रियां मिलते ही क्या होंगे, उनके पंख निकल आए। कोई अमेरिका की तरफ प्रवास कर गया, छोटा जो है अम्मू, ये बात अच्छी न लगी, इतनी दूर अल्लाह ताला, यानी अल्लाह ताला के पिछवाड़े हम सब अमेरिका जा बसेंगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है कि अब ये जो बेटे जो थे अमेरिका में, तो इन लोगों को लगा क्यों ना हम अपने अम्मू को अमेरिका लेकर के चले जाए। तो ठीक है, आगे देखिए, कह रहे तो यहाँ पे देखें, कह रहे कि अम्मू ये बात अच्छी नहीं लगती, इतने में अल्लाह ताला के बेचारा हम सब अमेरिका में जा बसे, हम सब, तुम्हें कौन ले जाएगा अमेरिका? अब ना कह रहे हैं, उनके लड़के कह रहे हैं कि तुम्हें कौन ले जाएगा अमेरिका? बच्चों के अब्बा ने हंस कर कहा था, यानी उस वक्त वो जो थे, उनके अब्बू जो थे जिंदा थे, उन्होंने कहा कि हम लोग को कौन ले जाएगा अमेरिका, है ना? कह रहे कि अमेरिका में माँ बाप नहीं रहते, वह नौजवानों का मुल्क है। ठीक है, यानी अमेरिका जो है वह नौजवानों का मुल्क है, वहां पे माँ बाप नहीं रहते हैं। ठीक है, कह रहे अच्छा तो माँ बाप कहाँ जाएंगे? अम्मू ने ताज्जुब से पूछा। तो ये ना अम्मू कहती है कि अब माँ बाप फिर कहाँ जाएंगे, बाल बच्चे तो चले गए अमेरिका, कोई न्यूयॉर्क में है, कोई शिकागो में है, कोई मुंबई में है, और हमें छोड़ करके कहा, ये लोग तो बाहर चले गए, आखिर माँ बाप जाए तो कहाँ जाए? ठीक है, कूड़े की नौकरी, कूड़े की टोकरी में अब्बा ने खफा होकर कहा, एकदम अब्बा गुस्सा हो जाते हैं और खफा होकर, नहीं, कूड़े की टोकरी में जाएंगे अम्मी और अब्बू, है ना? क्योंकि हमने तो पढ़ा लिखा करके इंजीनियर बना दिया, डॉक्टर बना दिया, वकील बना दिया, जो कुछ भी है हमने सब कुछ बना दिया, लेकिन ये लोग छोड़ करके हमें कहाँ चले गए? अमेरिका परवान कर गए, और वहां जाकर के ये लोग अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हो गए कि अपने बीमार माँ को भी ये लोग भूल चुके हैं। ठीक है, आगे देखें, कह रहे दीवाने घर के आंगन में बैठी कबूतर को दाना डालते हैं। यानी वो जो थे ना, दीवाने घर का मतलब यानी कुछ दाना लेकर के, और उस दाने को लेकर के कबूतर को ऐसे डाल रहे थे। ठीक है, आगे देखिए, कर रहे अम्मू सोचती थी कि कूड़े का ढेर ही बन गया है ये घर,
बार बार लाइट चली जाती है, अंधेरे में माचिस नहीं मिलती, पोस्टमैन कोई अगर खत फेंक जाए तो वह किसी क्यारी के पीछे बड़ा महीनों के बाद कई महीने बाद मिलता है ना। यानी कह रहा है ना कि घर में काफी कूड़े करकट पड़ गए हैं, साफ करने वाला घर में कोई नहीं है, अगर कोई पोस्टमैन आता है और कोई खत फेंक करके चला जाता है तो कई दिनों के बाद मिलता है, वो भी कोई पढ़ने वाला नहीं रहता है कि नहीं। तो कह रहे उनके बेटे अब खत लिखने की पुरानी रस्म भी भूल चुके थे। उनके जो बेटे थे वह बेटे क्या हुए थे, मॉडर्न हो गए थे, वह खत लिखना छोड़ दिए थे। कभी जरूरत होती तो फोन कर लेते थे, कभी उन्हें एहसास होता कि हमारी माँ कहाँ है, इंडिया में है, चलो हम अपने माँ को फोन करके हाल चाल ले ले, तो ये क्या करते थे, कभी फोन कर लिया करते थे। करे कि तो दूध फाटक पर रख कर चला जाता तो रोज एक टाहट करके चला जाता। नहीं, यहाँ पे देखे कह रहे दूध फाटक पर रख कर चला जाता है तो रोज कुत्ता उठा कर ले जाता है। यानी दूध वाला आता था, दूध रख देता था और चला जाता था, अब कुत्ता आता था, उस कुत्ते में उठा करके ले पी जाता था, है ना, ले जाता था। कह रहे कभी आंगन में किसी बच्चे की गेंद गिर जाए तो वह अंदर आने से पहले अम्मू की सूरत देखकर भाग जाता था। यानी कभी कभी ऐसा होता है गांव में कि कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं और वह गेंद जो है घर के आंगन में चला जाता है, वैसे ही वह गेंद अगर आंगन में चला जाता था तो जो अम्मू जो थी वो बच्चे जाते थे तो अम्मू का चेहरा इतना भयावह हो गया था कि उन्हें देखभाल करने वाला तो कोई था ही नहीं। एक ख्वाजा भी थी जो वक्त के साथ दवा दे देते थे, खाना खिला देते थे, हो गया। इससे अम्मू का जो चेहरा था भयावह हो गया था, बच्चे डर के भाग जाते थे। ठीक है, कह रहा है रिश्तेदारों को फुर्सत ही नहीं मिलती थी। अब रिश्तेदार क्या करेंगे आकर के, बेटे तो है अमेरिका और रिश्तेदार से कोई मतलब था नहीं, रिश्तेदार भी छोड़ दिए थे। कह रहा है कि कई बार फोन पर कहती थी कि रशीद अब तुम्हारे पास आ जाऊंगी। यानी रशीद जो था उनका बेटा था और रशीद से कहती थी कि बेटा रशीद मुझे ऐसा फील होता है कि हमें आ जाना चाहिए तुम्हारे पास, यानी आ जाऊंगी, मुझे रोज बुखार आ जाता है। अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा मुझे अब ना यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं लगता है, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं तुम्हारे पास आ जाता हूँ। ठीक है, खांसी बहुत बढ़ गई है। किसे कह रही है, रशीद से कह रही है। अकेले घर में जी घबरा रहा है, यानी उसकी माँ जो थी उसका जी घबराता था अकेले में। अगर घर में अगर बूढ़ा व्यक्ति और बूढ़ी माँ अगर रहे तो सच में उसे कैसा फील होगा वो वही समझ सकते हैं, है ना। तो वही कह रहा है ना कि खांसी बहुत बढ़ गई थी, अकेले घर में जी घबरा रहा है, मगर अम्मू आपकी बीमारी का इलाज यहाँ बहुत महंगा है। रशीद बोला कि आपकी बीमारी का जो इलाज है ना इस शहर में आइएगा, बहुत महंगा है, क्या करने आइएगा, है ना। तो रशीद कह रहा है कि अम्मू आपकी बीमारी का इलाज बहुत महंगा है, घर में कोई नहीं रहता, आपकी देखभाल कैसे होगी। रशीद अम्मू को अपनी मजबूरी सुना देता है। ठीक है, रशीद से बोली, अम्मू बोलती है कि बेटा ऐसा करो, मैं तुम्हारे पास आ जाता हूँ और वहीं पे कुछ दिन रहूंगा, मेरा मन बहल जाएगा। लेकिन रशीद यह कर टाल देता है कि अम्मू जब आप मेरे पास आएंगी तो यहाँ पे जो आपकी बीमारी है उसका इलाज बहुत महंगा है। अब इस कहानी से आपको समझ में आ रहा होगा कि बाप और बेटे और माँ के बीच कैसे कॉम्बिनेशन बन रहा है ना। तो मगर अम्मू आपकी बीमारी का इलाज बहुत महंगा है, घर में कोई नहीं रहता, आपकी देखभाल कैसे होगी। रशीद अम्मू को अपनी मजबूरी सुना देता है। अच्छा, फिर पिंकी और तारिक से कहो मुझे फोन पर बात करे। अब अम्मी कहते ठीक है, पिंकी और तारिक से बोल दो कि हमसे कम से कम बात तो कर ले। अब देखो ये क्या कर रहे हैं, बच्चों को देखने को जी चाहता है मेरा। बूढ़े माँ बाप जो होते हैं ना, उनको उनके मन में ये लगता है कि काश हम अपने पोते और पोतियों के साथ कुछ बैठ करके समय स्पेंड करें, समय बिताए उन लोगों के साथ। लेकिन यह जो बेटा है, ये रशीद जो है, यह कह करके टाल देता है कि नहीं, आप यहाँ पे आएंगी तो आपके इलाज के लिए पैसा ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो अब ये कहते हैं कि ठीक है हम नहीं आएंगे, ऐसा करो तुम पिंकी और तारिक से बोल दो कि कम से कम हमसे बात कर लो, क्योंकि हमें बच्चों को देखने को क्या करे, जी चाह रहा है। ठीक है, कह रहे बच्चों को याद करके उन्हें रोना आ जाता है। ये बात कौन कह रहा है, अम्मू कह रही है कि हम छोटे छोटे बच्चों को जब हम याद करते हैं तो मुझे रोना आ जाता है। ठीक है, कह रहे वो बात यह है कि अम्मू बच्चों को इर्द गिर्द नहीं आती,
इसलिए वह आपकी बात नहीं समझ सकते। अम्मू फोन रख देती है, मेरी बात कोई नहीं समझता, ना बच्चे न उनके माँ बाप। तो ये अम्मू कहकर फोन इसलिए काट देती है क्योंकि ना मेरी बात ना अम्मू की बात ना उनके बाल बच्चे समझ रहे हैं, ना उनकी बीवी समझ रही है, ना उनके छोटे छोटे बच्चे समझ रहे हैं। ठीक है, इस तरह से फोन काट दिया जाता है। जब तीनों भाई अमेरिका गए तो अम्मू अब्बा के पास हमीद को छोड़ गए थे। ठीक है, जब तीनों भाई जो थे, यानी वो तीनों भाई, दो भाई अमेरिका और एक भाई शिकागो चले गए, तो जो छोटा वाला तीसरा वाला जो बेटा तो था, उसको उस हमीद को छोड़ के गए अम्मू के पास। और हमीद का जो दिल था पढ़ाई में नहीं लगता था। हमीद जो था पढ़ाई में मतलब उसका मन नहीं लगता था, सारा दिन निकम्मे दोस्तों के साथ घूमता रहता था। यानी वो जो छोटा वाला जो बेटा था हमीद, वह तीनों भाई तो दो भाई इंजीनियर थे, एक भाई क्या था, डॉक्टर था। और ये जो छोटा वाला जो भाई है, यह भाई क्या करता था, यह भाई को पढ़ाई में मन ही नहीं लगता था। अब यह क्या करेगा कि सारा दिन निकम्मे दोस्तों के साथ घूमेगा। कभी स्टूडेंट यूनियन का झंडा झंडा थामे सड़कों पर घूम रहा है, तो कभी किसी सियासी पार्टी के साथ नारा लगा रहा है। फिर एक दिन सुना वह किसी पार्टी में शामिल हो गया। यानी दिन भर स्टूडेंट यूनियन यानी किसी पार्टी का, यानी किसी राजनीतिक पार्टी का, किसी सियासत पार्टी का झंडा लेकर के दिन रात घूमते रहता था। पढ़ाई से उसको कोई मतलब था नहीं। किसको, हमीद को। तो वो घूमता रहता, वो किसी सियासी पार्टी का नारा भी लगाता था। लेकिन फिर एक दिन ऐसा हुआ, वह किसी पार्टी में शामिल हो गया, उसे पार्टी में जगह दे दिया गया। तुम्हारे अब ना उसका बुक है, ये बात बहुत पहले की बात है, तुम्हारे इम्तिहान में एक महीना रह गया है, स्टडी क्यों नहीं करते? उसके अब्बू ने कहा, ठीक है, तुम पढ़ते क्यों नहीं हो? तुम्हें पढ़ाई करना चाहिए, न कि तुम्हें ये झंडा लेकर के पॉलिटिकल पार्टी का तुम मेंबर बने बैठे हो। ठीक है, कह रहा है क्यों नहीं करते? अब्बा उसे बार बार याद दिलाते थे, अब्बा मैं इस साल इम्तिहान नहीं दूंगा, मुझे इलेक्शन में काम करना है। ये ना अपने अब्बू से बोला, ये बहुत पहले की बात है, जब ये तीनों बेटे, जब इन लोगों को माँ बाप को छोड़ करके ये लोग कहाँ चले गए, अमेरिका चले गए। जब ये अमेरिका चले गए तो बच गए कौन, एक बेटा बच गया हमीद। हमीद को घर पे छोड़ दिया गया और बोला गया कि इसका देखभाल कीजिए और पढ़ाइए। तो हमीद को पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, तो वो दिन रात सियासत की पार्टी में स्टूडेंट यूनियन लीडर के साथ वो पार्टी का झंडा लेकर के घूम रहा होता है। और जब वो घूम रहा होता है तो वो क्या है ना कि उसके अब्बू कहते कि बेटा तुम पढ़ाई करो, न कि तुम किसी पार्टी का झंडा लेकर के घूम। ये बहुत ही गलत बात है। ठीक है, अब्बा बहुत खफा हुए, यानी अब्बा जो थे बहुत खफा हुए। क्यों? क्योंकि वो बोला कि देखिए अब्बू, इस बार हम ना मैट्रिक का इम्तिहान नहीं देंगे, क्योंकि मुझे इलेक्शन लड़ना है। ठीक है, हम इम्तिहान इस बार नहीं देने वाले हैं। ठीक है ना। अब्बा इस बात को लेकर के खफा हुए। अम्मू ने रो कर समझाया, अम्मू जो थी वो रो कर समझाई कि तुम्हारा जो फ्यूचर है, यानी मुस्तकबिल के भयानक नक्शे खींचे। यानी अम्मी ने समझाया कि देखो बेटा, अगर तुम तीनों बेटे, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई इंजीनियर है, अगर तुम पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो ये तीन भाइयों के तुम मोहताज बन करके रहोगे। ये बात कौन समझा रही है? उसकी अम्मी समझा रही है अपने छोटे बेटे को। ये नक्शा खींच देती है, भयावह नक्शा। देखो, अगर तुम लाइफ में कुछ अच्छा नहीं करोगे, तुम्हें दर दर भटकना होगा। ठीक है, इसलिए ये जो हामिद जो होता है, हमीद क्या करता है कि मुझे इलेक्शन कहता है, मुस्तकबिल के भयानक नक्शे को खींचती है। और जब जिंदगी भर भाइयों के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा। ये बात कहती है ना कि देखो बेटा, अगर तुम पढ़ लिख करके कुछ नहीं बनोगे तो फिर तुम्हें तीनों भाइयों के सामने तुम्हें हाथ फैलाना पड़ेगा। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं ना? हाँ, कह रहे कि मगर हमीद अब घर बहुत कम आता था। अब तो दिन भर पार्टी में वो बिजी रहता था, इलेक्शन की तैयारी कर रहा होता, तो दिन भर बिजी रहता, घर पे आने का उसे मौका ही नहीं मिलता था। और घर पे अब्बू और अम्मी थे, है ना। अभी मतलब ये कहानी थोड़ी सी बीच की है। कह रहा फिर यहाँ पे क्या लिखा है, फिर खबर आई कि मुख्तलिफ पार्टी के मेंबर को मारने की जुर्म में हमीद को गिरफ्तार कर लिया। फिर ये खबर आ गई, अब्बू और अम्मी को खबर मिला कि मुख्तलिफ पार्टी के कोई लीडर है, उस लीडर के जुर्म में हमीद क्या हुआ, गिरफ्तार। अब अब्बू और अम्मी क्या सोचेंगे, कैसा नालायक लड़का निकला। ठीक है, सुना है वह आदमी हॉस्पिटल मर गया, यानी वो जो जिसका मर्डर हुआ है वह हॉस्पिटल में क्या हुआ, मर गया। ठीक है,
तो सारे मोहल्ले के लोग अब्बा अब्बा और अम्मू को परिशा देने आए, जाने कौन सी गुनाह की सजा मिली, हमीद उसके घर में पैदा हुआ। अब ना ये गांव के एक ना चलन है कि अगर बाल बच्चे कोई अगर बेटे या बेटियां कोई गलती करती तो उसकी सजा उसके माँ बाप को दिया जाता है, ताने सुनाए जाते हैं कि देखिए आपके लड़का क्या कर दिया, आपके लड़का नाक कटवा दिया, आपके लड़के घर छोड़ के भाग गए, जबकि इसमें माँ बाप की कोई गलती नहीं रहती है। अब सुने, अब माँ बाप ने तो समझाया था कि तुम सियासत पार्टी में नहीं जाओ, लेकिन वो जो लड़का था सियासत पार्टी में संलग्न हुआ और एक मर्डर के जुर्म में उसे पकड़ लिया गया। जब पकड़ लिया गया तो अब गांव के लोग ना माँ बाप को संतावना देने के लिए आते हैं कि आपके लड़के कैसे नस्ल का जन्म लिया, कैसे खानदान में जन्म लिया, जिसकी वजह से आपकी पूरी तरह से एकदम इज्जत का वाट लगा दिया। तो वही कह रहे हैं, अरे सारे मोहल्ले के लोग अब्बा और अम्मू को परसा देने आए, जाने कौन सी गुनाह की सजा मिली कि हमीद उसके घर पैदा हुआ। यानी अब हमीद को कहा गया कि पता नहीं किस गुनाह की सजा मिली है अम्मू को कि आपके घर में एक हमीद जैसा लड़का पैदा हुआ। इसमें अम्मू और अब्बू की क्या दोष है ना। अब देखें यहाँ पे, अब हमीद जो है, अब हमीद पूरी तरह से क्या हुआ, यानी अब हमीद के लेकर के अम्मू और अब्बू हमेशा टेंशन में रहते थे। अब उसे फांसी की सजा मिलेगी। गांव के लोग कहने आए कि अब उसको पकड़ लिया गया है हमीद को और उसे फांसी की सजा दे दी जाएगी, है कि नहीं। इसलिए बच्चों को भी चाहिए कि माँ बाप की इज्जत करें, उनकी बातों को माने। दोस्त रिश्तेदार ताजियत के लिए आने लगे। ठीक है, अब ना उन्हें संतावना देने के लिए आए, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, गांव के सारे मोहल्ले के लोग हैं कि आप टेंशन ना लीजिए, अब तो क्या हुआ, जो होना था सो हो गया। यही तो है हमारे गांव, हमारा समाज, है कि नहीं। कह रहे फांसी पर चढ़ जाएंगे हमीद के दुश्मन। अब ये बात कौन कहा, उसकी अम्मी कही। अम्मी बोली नहीं, फांसी पे कौन चढ़ेगा, हमीद के दुश्मन। हमीद क्यों चढ़ेगा, क्योंकि हमीद तो हमारा लड़का है, वो क्यों चढ़ेगा। ठीक है, फांसी पे चढ़े हमीद के दुश्मन, अब तो हमारा हीरो है। ठीक है, नहीं ये जो बात है ना, फांसी पे चढ़े हमीद की दुश्मन, ये बात उनके दोस्तों ने कहा क्योंकि हमीद जो था, मर्डर जो किया था ना, तो मर्डर करने के एवज में उसको हाईलाइट हो गया, और जैसे ही हाईलाइट हुआ तो लोगों के अंदर डर हो गया, उनसे मिनिस्टर का पद दे दिया जाता है। ठीक है, कह रहे फांसी पर चढ़े हमीद के दुश्मन, अब तो वह हमारा हीरो है। हमीद के दोस्त कह रहे थे, ये बात कौन कह रहा था, हमीद के दोस्त। उनकी पार्टी अक्सरियत में आ गई थी, इसलिए कुछ दिनों तक उस मुकदमे का कार्रवाई चलती रही, फिर मामला ठप हो गया। एक दिन हमीद का एक दोस्त आया तो उसने अम्मू से कहा कोई वर्कर चार मर्डर कर डाले तो पार्टी में इलेक्शन के टिकट देने पर मजबूर हो जाए। ये है भारत की पॉलिटिकल्स, यानी जो जितना खतरनाक काम करेगा, जो जितना मर्डर करेगा, उसी को उतना बड़ा पद, उतना बड़ा ओहदा दिया जाएगा। वही हाल हुआ, यानी उनके दोस्त कह रहे थे जो जितना बड़ा मर्डर करेगा उसको उतना बड़ा पद दिया जाएगा। यही काम किया था कौन, हमीद। आगे देखें, कह रहे वही अम्मू हमीद के गुनाहों की लंबी लिस्ट उसे अपनी पार्टी का सबसे बड़ा लीडर बना दिया। यानी हमीद जो था वह उसके गुनाहों की सबसे लंबी जो लिस्ट थी, उस लिस्ट की वजह से वह सबसे बड़ा पार्टी का क्या बन गया, मिनिस्टर बनेगा। कह रहे अब देखता हूं कि हमारे हल्के का कौन वर्ड है जो वोट दिए बगैर जिंदा रह सकता है। अब ना ये डरा धमका करके उसे क्या कर दिया जाता है, मिनिस्टर वोट लिया जाता है। अम्मू और अब्बा दम साढ़े बैठे थे, यानी अब अम्मू और अम्मी जो थी, अब उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि हम करें तो क्या करें, क्योंकि जो बेटा जो था वो ऐसी गलतियां कर दिया था, ऐसे गुनाह कर दिए थे कि अब अम्मू और अब्बू को अब कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। क्योंकि अगर बेटा अगर कोई गुनाह करे, गलती करे और उस गलती की सजा उसके माँ बाप को मिले तो बस खामोश हो जाते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे अब ये क्या हो गए थे, कम दम साधे बैठे हुए थे। अरे जब गले में फूलों की हार डाले एक जुलूस के साथ हमीद घर, ठीक है, यानी जब गले में हार पहना दिया गया जुलूस के साथ, नारेबाजी के साथ, जब हमीद घर आया, क्योंकि वो तो मिनिस्टर बन गया था, है ना। कह रहा है कि अब्बा दोनों हाथों में मुंह छुपाए बैठे थे, और जो अब्बू जो थे वो शर्म हुए थे, क्योंकि हमारा बेटा मर्डर करने के जुर्म में
जेल चला गया था। इस वजह से वो शर्मसार थे। कौन? उसके पिताजी। और वो क्या हुए कि वो हाथ सर पे बैठे बैठे हुए थे, मुंह छुपाए बैठे थे। वह अब्बा से गले मिलने के लिए झुका तो अब्बा नीचे गिर पड़े। अब्बा नीचे गिर पड़े यानी बोले, जब वो तो मिनिस्टर बन गया था, उसका बेटा मिनिस्टर बन गया था, बहुत बड़ा ओहदा मिल गया था। उसे लगा कि माँ बाप के पास जाएंगे तो माँ बाप हमें माफ कर देंगे। लेकिन माँ बाप तो शर्मसार थे, क्योंकि समाज में हमारी इज्जत पलीद कर डाली थी। इसलिए अब जो अब्बा जो थे वो जैसे ही झुका जाकर के मिलने के लिए, तब तक उसके अब्बू जो थे बैठ गए, है ना, अब झुक गए नीचे। फिर हमीद मिनिस्टर बन गया और जिद की, अम्मू मेरे साथ दिल्ली चलें। अब जब अम्मू अपने अम्मी से बोला कि अम्मू हम तो मिनिस्टर बन गए और आप मेरे साथ कहाँ चलिए? दिल्ली चलिए, और वहीं पे आपको खूब अच्छा रूम मिलेगा रहने के लिए, खाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अम्मू मेरे साथ दिल्ली चले, सरकारी बंगले मिलेंगे, सरकारी बंगले में रहना, गवर्नमेंट झंडे वाली कार में घूमना, ठीक है, खूब ठाठ करना यानी खूब मजे करना। अम्मू ने मिनिस्ट्री अम्मी बनने के लिए की नए जोरों सिलवाए, यानी जैसे ही मिनिस्टर बना ना तो अम्मू के लिए नए जोरे, नए कपड़े सिलवाए, नई चप्पल खरीदे। मगर वह मिनिस्टर के बंगले में फिट न हो सकी। नौकरियों से गोश्त तरकारी का हिसाब मांगी। यानी कहने का मतलब अम्मू जो थी, अम्मू इतनी मुखलिस थी कि वो अपने बेटे के साथ जाने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उन्हें इज्जत पसंद थी, न कि जिल्लत वाली पैसे पसंद थी। जिल्लत वाली शोहरत पसंद उसे नहीं है, क्योंकि अम्मी और अब्बू जानते थे कि हमारा जो लड़का मिनिस्टर बना है वह धमका डरा करके वोट लिया गया है, और उस वोट के माध्यम से वो मिनिस्टर बना है। और इस बात को अम्मू और अब्बू बखूबी जानते थे, इसलिए अम्मू और अब्बू उनके जाने के साथ रेडी नहीं हुए। बोले कि नहीं, हमें हर एक चीज का हिसाब चाहिए, है ना। आगे देखे, चौकीदार और ड्राइवर के से सलामों के जवाब में जीते रहोगी, यानी तुम जाओगे तो तुम्हें सैल्यूट करने वाले मिलेंगे, ठीक है, तुम्हें सैल्यूट करने वाले मिलेंगे और तुम्हें सैल्यूट करने वाले मिलेंगे। तो अम्मू जो थी इस बात से वो नाखुश रहती थी कि नहीं, ठीक है, इस बात से वो क्या करती थी, नाखुश रहती थी कि नहीं, मुझे ऐसी शोहरत नहीं चाहिए जो दूसरे को डरा धमका करके तुम्हें जो इज्जत और शोहरत मिली है। जवाब में जीते रहो, सलामत रहो कहकर खुश रहो। बंगले की लॉन में धूप के रुख खाट डालकर पापड़ सुखाने बैठ जाती है। ये बात कहती है कि जाओ बेटा, तुम आबाद रहो, सुख रहो, जितना तुम्हें ऐश करना है करो, हम यहीं पे ठीक है, यहीं पे सूखे पापड़ सुखाएंगे और उस पापड़ को बेच करके हम अपना जीवन यापन करेंगे। चुनांचे मिनिस्टर बेगम ने उन्हें फिर वहीं से भेज दिया जहां वह सर झुकाए अचार मुरब्बे बनाने में जुटी रहती थी। इस तरह से हुआ कहानी। आगे देखें, 3 दिन हो गए, सब अम्मू के पास हाथ बांधे खड़े थे, बार बार ऑक्सीजन का ट्यूब ठीक करते। अम्मू को कुछ होने वाला है, यानी 3 दिन हो गए थे, सब लोग अम्मू के पास खड़े थे, तीनों बेटे खड़े थे और ऑक्सीजन जो चल रहा था ना, वो ऑक्सीजन का ट्यूब जो था ठीक कर रहे थे कि ठीक ठाक चल रहा है ना। कह रहे इसके आने वाले दुख को वह अपने चेहरों पर पेंट कर चुके थे। अम्मू बड़ी मुश्किल से आंखें खोलकर सबको देख रही थी। हमीद नहीं आया, मेरा हमीद नहीं आया। शायद अम्मू का दम हमीद में अटका था, यानी तीनों बेटे आ गए थे, तीनों बेटे आ गए थे। जब तीनों बेटे आ गए थे तो एक हमीद नहीं आया था, क्योंकि हमीद तो मिनिस्टर बन गया था, अब वो मिनिस्टर में बिजी था, तो अब हमीद नहीं आया था। तो अब अम्मू जो थी वो हमेशा पूछती थी कि हमीद मेरा बेटा नहीं आया, ठीक है, और ऐसे आंख करके देखती थी, ठीक है जी। ख्वाजा भी कह देती थी हमीद दिल्ली में है। अब ख्वाजा भी जो थी वो कह रही थी कि कहाँ है, दिल्ली में है। इस बार उसकी पार्टी को इलेक्शन में अक्सरियत नहीं मिली, यानी अब जो है उसको यानी पार्टी से टिकट नहीं मिला है, हो सकता है उसका मिनिस्ट्री का पद चला जाए। कौन कह रहा है ये बात? ख्वाजा भी बोल रही है ना, ख्वाजा भी बोली कि पार्टी में अक्सरियत नहीं मिलेगी, अब हमीद क्या हुआ, मिनिस्टर नहीं रहेगा। ऐसे वक्त में वह दिल्ली से बाहर कैसे जा सकता है? अब अम्मी का इधर पूरा एकदम लास्ट टाइम चल रहा है,
3 बेटे तो आ गए हैं, लेकिन एक बेटा जो है वह बेटा कहाँ है? घर से बाहर है, दिल्ली में, मुंबई में है, पार्टी की तैयारी कर रहा है, मिनिस्ट्री पद जाने वाली है। अब दिल्ली में जब वो रहेगा तो फिर कैसे आएगा? ठीक है, कह रहा है कि मगर हम सब ने अम्मुक से वादा किया था, उनके आखिरी वक्त में हम चारों बेटे मिल करके क्या करेंगे? डेड बॉडी को कंधा लगाएंगे। रशीद बहुत गुस्से में था कि अभी तक हमीद क्यों नहीं आया। अम्मू बार बार आंखें खोलती, तुम सबको अपने पास देखकर मेरा जी चाह रहा है बच्चों को अपने हाथ से बनाकर पुलाव खिलाऊं। यानी अम्मी का ये जो अंतिम क्षण जो है, यह भी ये सोच रही है कि काश मुझे वक्त मिलता तो हम अपने चारों लड़के के लिए एकदम अपने लड़कों के पसंद का पुलाव पकाते और बना करके खिलाते। कहाँ है? तो बेड पे है, ऑक्सीजन चल रहा है, लेकिन दिल में ख्यालात क्या है? अपने बच्चों के लिए, यानी अपने बच्चों के लिए क्या करें? यानी खिलाएं। क्या? तो पुलाव पकाकर। देखो कर उस वक्त भी अम्मू का दिल पुलाव में अटका था। अब इन लोगों को लगा कि वो अपने खाने के लिए बोल रही है। ठीक है, ये इन लोगों को ये लगा कि अम्मू जो है इसलिए परेशान है क्योंकि उन्हें पुलाव में अटका हुआ है मन। अल्लाह तौबा! उनकी बड़ी बहू ने उनके गालों को छूकर अम्मू से कहा। उसके अम्मू यानी उसकी बड़ी बहू जो थी वह उसके बोली उसे कि अल्लाह तौबा करो, ये सब क्या कर रही है कि बड़े अपने बेटे को पुलाव पकाकर खिलाऊंगा? अभी भी आपका मन पुलाव में अटका हुआ है। आप अल्लाह से तौबा करें, सूरह यासीन की तिलावत करें। सूरह यासीन की जब तिलावत कीजिएगा तब आपके रूह को चैन मिलेगा, है ना? कह रहा है कि अम्मू यासीन पढ़े, अल्लाह को याद करें, ना कि पुलाव को याद करें। जबकि अम्मू का मन जो था वो ये चाह रही थी कि हम अपने हाथों से पुलाव बनाए और अपने बेटे को खिलाए। लेकिन इन लोगों ने क्या सोच लिया कि अम्मू का जो सांस अटका हुआ है वो किसमें अटका हुआ है? पुलाव में अटका हुआ है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं ना हमारी समाज क्या है। कह रहा ना मीर हमीद अब मेरे जनाजे को कांधा देने आएंगे। मेरा हमीद अब मेरे जनाजे को कांधा देने आएगा ना। वह फिर कहकर रोने लगती थी। वो इस तीनों बेटे तो आ गए थे, एक बेटा बच गया था हमीद। वो हमीद दिल्ली में था, उसका मिनिस्ट्री का पद चला गया था, जिसकी वजह से वह दिल्ली से बाहर नहीं जा सकता। तो अब इसकी माँ कहती है कि क्या मेरा हमीद आएगा मुझे कंधा देने के लिए? मैं मर जाऊंगी तो। आगे देखें, तुम सबसे मुझसे वादा किया था कि मेरे जनाजे को चारों भाई मिलकर उठाओगे। यानी अम्मू कह रही यही तो है प्रॉमिस, यही तो है वादा करना। अब इन चारों बेटों ने कहा कि चारों बेटे मिल करके तुम लोगों ने तो वादा किया था ना कि डेड बॉडी को उठाओगे। अब ये ना हेलो हेलो यानी फोन से कहा हेलो हेलो। अब अम्मू का क्या हाल है? हमें फोन करके पूछता है कि बताओ अम्मू का क्या हाल है, अम्मी कैसी है, ठीक है? ठीक है, ये बात कौन करे? हमीद। कह रहे हमीद का दिल्ली से फोन आ गया, यानी दिल्ली से फोन किया और बोला कि हेलो अम्मू कैसी है, अम्मू का हालचाल ठीक है ना? आगे देखें, कह रहे ऑक्सीजन दी जा रही है। फोन पे बताया गया क्या ऑक्सीजन दिया जा रहा है, ठीक है। मगर अब ऑक्सीजन देने से क्या फायदा जब डॉक्टर ने कह चुका है 24 घंटा। भाभी जान, ये बात किससे हो रही? तो भाभी से हो रही थी। कौन कर रहा है, कौन किया फोन? तो हमीद। हमीद छोटा भाई है ना, तो अपने भाभी को फोन किया और बोला कि अम्मी कैसी है, ठीक है, अम्मी का ऑक्सीजन चल रहा है ना, ठीक है। ये सारे सवाल पूछता है। भाभी जान मेरी बात सुनिए। देखो इसमें भी अब स्वार्थ, देखो कैसे स्वार्थ छुपा हुआ है। भाभी जान मेरी बात सुने, अगर खुदा न खास्ता अम्मू आज रात को कुछ हो गया तो प्राइम मिनिस्टर मुझे परसे देने आएंगे। अगर आज रात में अगर अम्मू को कुछ हो जाएगा तो हमें प्राइम मिनिस्टर संतावने देने के लिए आएंगे, है ना। लेकिन परसों हमारी मिनिस्ट्री खत्म हो रही है, यानी 2 दिन के बाद हमारी मिनिस्ट्री क्या होगी, खत्म होगी। इसलिए आप अम्मू को फौरन किसी अच्छे शानदार हॉस्पिटल में ले जाएं। यानी ऐसा करें कि अम्मू को किसी अच्छे शानदार हॉस्पिटल में ले जाए। देखो अब यहाँ पे हॉस्पिटल में ले जाने का मतलब ये नहीं है कि उन्हें दिखाने का तात्पर्य है। यहाँ पे बेटा के अंदर जो है, हमीद जो है ये सोच रहा है कि हमारी मिनिस्ट्री खत्म हो जाएगी। अगर हम अपने अम्मी को शानदार हॉस्पिटल में ले जाएंगे तो हमें तो सारे लोग जानते हैं ना कि हम मिनिस्टर हैं। तो हम हमारी अम्मी के रूह जब बदन से निकलेगा तो सारे लोग जाएंगे संतावना देने के लिए। तो वहां पे मीडिया आएगी, रिपोर्टर्स आएंगे और पूछेंगे कि आखिर कैसे हुआ। ये सारे चीज न्यूज में खबर छपेगी।
इसलिए वो कह रहा है कि उसे किसी सरकारी हॉस्पिटल में ले जाए। देखो कैसे मैनेजिंग हो रहा है। यहाँ पे देखें, कह रहा है कि इंतकाल की यहाँ पे देखें हॉस्पिटल में ले जाए, इंतकाल की न्यूज टीवी पर आए तो उस हॉस्पिटल का नाम भी होना चाहिए। यानी जिस हॉस्पिटल में हम ले जाएंगे उस हॉस्पिटल का नाम भी तो होगा। जब मीडिया वाले दिखाएंगे कि देखिए इस हॉस्पिटल में ये जो मिनिस्टर है उनकी अम्मी का कितने दिनों से इलाज हो रहा है ना। कह रहा है कि फिर उसने कहा जरा भाभी को फोन दीजिए। फिर कहा कि भाभी को फोन दीजिए। हेलो भाभी, सब इंतजाम अच्छा से कीजिए। ये अपने भाभी से कह रहा है, हमीद कर रहा है भाभी ऐसा करे कि सारे इंतजाम अच्छा से होना चाहिए, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, खर्च की फिक्र मत करे। मुमकिन है टीवी वाले भी अपनी न्यूज में शामिल करने के लिए घर पे आएंगे। अब घर पे भी अच्छे से तैयारी कर लीजिए, क्योंकि घर पे भी मीडिया वाले आएंगे, क्योंकि इन्हें तो माँ की फिक्र नहीं है। यानी इन्हें तो दिखावे की फिक्र है, क्योंकि वो तो मिनिस्टर बनने वाले है ना, क्योंकि मिनिस्टर का पद जाने वाला है। हो सकता है कि अगर माँ बाप को अगर हम ब्लैकमेल करके सामने वाले को संताना दे दे कि हम अपने माँ बाप को कितनी इज्जत करते हैं, माँ बाप को कितना मानते हैं, भावुक हो जाए तो जनता जो है, जनता जनार्दन फिर कहेगी नहीं ये बहुत अच्छे इंसान है, इसलिए इन्हें क्या कर दे, वोट दे दे। ये वोट लेकर के मिनिस्टर के पद अपना बचा लेंगे। ये था इनके मन में, है ना। करे आप फिक्र न करे, हमीद भाई, सॉरी यहाँ पे ना हमीद भाई है ना। यानी हमीद की भाभी बोली कि देखिए आप कोई फिक्र ना करे भाई, मैंने सब इंतजाम कर दिया है। भाभी ने इत्मीनान दिलाया। ठीक है, क्या कह रहा है हमीद, कब आ रहा है? ये बात अम्मू पूछती है कि बताओ मेरा बेटा कब आ रहा है, हमीद कब घर पे आएगा, बताओ जल्दी। ठीक है, कह रहे हैं हमीद कब आ रहा है। अम्मू ने डूबती सांसों को रोक रोक करके कहा, यानी अम्मू की आखिरी सांसें चल रही है। तब ड्राइंग रूम में जाकर खुर्शीद ने कहा कल मुझे दिल्ली में एक सेमिनार अटेंड करना है। तब ड्राइंग रूम में चला गया कौन, खुर्शीद, और जाकर के बोला कि कल मुझे कहाँ जाना है, तो कल मुझे जाना है सेमिनार, दिल्ली में जाना है सेमिनार अटेंड करने, और मैं सिर्फ 3 दिन के लिए लीव लेकर आया हूं, बस 3 दिन का छुट्टी लेकर के आया हूं। कौन बोला, खुर्शीद। ठीक है, इतनी सारी बातें चल रही थी तो खुर्शीद बोला कि हम 3 दिन की मात्र छुट्टी लेकर के आए हैं, मुझे कहाँ जाना है, तो हमें जाना है दिल्ली। और दिल्ली क्या करने, तो सेमिनार अटेंड करने। बच्चे गर्मी से घबराए जा रहे हैं। अमेरिकन बहू ने मुंह बनाकर कहा। अब अमेरिकन जो बहू थी वो मुंह बना ली एकदम, बोली कि हमारा बच्चा सबका तबीयत खराब है, पढ़ाई छूट रहा है, जल्दी चलिए यहाँ से। ठीक है ना, ये कौन कह रही है, तो अमेरिकन बहू बोल रही है बच्चे गर्मी से घबराए हैं, उनका पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा है, जिसकी वजह से हमें चलना कहाँ चाहिए, अमेरिका चलना चाहिए। ठीक है, सुबह सवेरे अम्मू की आंखें खुलने से पहले वह सब चुपके चुपके गेट से बाहर। देख रहे हो ये लाइन, कह रहे ना कि सुबह सवेरे हुआ कि कोई सेमिनार अटेंड करना है, किसी को गर्मी लग रही है, किसी के बच्चे की तकलीफ है, अम्मू बिस्तर पे लेटी हुई है ना, अभी उसकी जान नहीं गई है, अभी जान बाकी है। फिर भी ये लोग क्या हुए, सुबह सवेरे जैसे हुआ अम्मू की आंख खुलने से पहले वह सब चुपके चुपके गेट से क्या गए, उन्होंने ख्वाजा बी को अम्मू की अच्छी तरह से देखभाल करने की हिदायत दे दिया। उन्होंने कहा कि देखो ख्वाजा बी, हम लोग जा रहे हैं, तीनों बेटे थे, बहू थी और उनके बाल बच्चे थे। ये लोग क्या हुए कि घर छोड़ करके सुबह सवेरे क्या किए, मम्मी से बिना बताए, यानी अम्मू को बिना बताए क्या हुए कि इन लोगों ने बोला कि ये पैसा ले लो, ये सब कुछ ले लो, अम्मी का सेहत का ख्याल रखना, कुछ हो जाए तो बस क्या करना, दवा देते रहना, क्योंकि हम लोग क्या हुए, हम लोग अपने जा रहे हैं। ठीक है, यानी उन्होंने ख्वाजा बी से अम्मू की तरह से देखभाल करने की हिदायत दे दिया और बहुत से डॉलर दिया, रियाल दिया, रुपया दिया, उसके हाथों में थमा दिया, पैसा ले जाकर के दे दिया ख्वाजा बी को, ये पैसा लो और इस पैसे को तुम क्या करना, अम्मू पे खर्च करना, है ना। अम्मू की खैरियत लिए हमें फोन करते रहना, बाय बाय, इस तरह से कहकर ये लोग चले गए, बाय बाय। ठीक है ना, यानी इनके बाल बच्चे जो थे ये बाय बाय कहकर चले गए। ठीक है, ख्वाजा भी अंदर आई। तो ख्वाजा भी जब अंदर आई तो क्या देखती है ये, और ये देखकर गिर गई कि अम्मू की आंखें खुली थी।
ठीक है। शायद उन्हें अपने बेटों को जाते हुए देख लिया था। अम्मू जो थे, जब उनके बेटे और बहू जो थी चुपके चुपके जब घर से निकल रही थी ना, तो देख ली थी। कौन? अम्मू बिस्तर पे लेटे चुपके चुपके ये चले जा रहे थे। फिर उसने एक दुकान को फोन नंबर मिलाया, ठीक है, और फिर क्या हुआ, एक दुकान को फोन नंबर मिलाया। कौन? अजबी का हेलो, मैयत ले जाने वाली एक लॉरी भेज दीजिए। देख रहे हो ये कहानी, लॉरी क्या कीजिए, भेज दीजिए, क्योंकि साथ में 4 आदमी भी होना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, उनके लौटने का हर चीज का इंतजाम कर गए हैं। यानी उनके बेटे जो थे हर चीज के पैसे, सब कुछ, रियाल डॉलर सब कुछ दे करके गए थे, और सब कुछ तो था, लेकिन उनके चारों बेटे नहीं, सर तीनों बेटे तो थे, लेकिन वो तीनों बेटे क्या हुए, सुबह सवेरे निकल गए। ये बात कौन देख लिया था? उसकी अम्मू, ठीक है, अम्मू ने देख लिया था और देखा कि मेरे बेटे मुझे छोड़कर चले गए। इस तरह से ये कहानी क्या हुआ, समाप्त हुआ। ये कहानी काफी शानदार रहा है या ना। ये कहानी किसने लिखा? जिलानी बानो ने लिखा। दोस्तों कैसी लगी आपकी कहानी, आप हमें कमेंट करके बताएं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस वंडरफुल ए गुड टाइम। जय हिंद।